हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में 8155 जो हमारे पास एक प्रकार का क्या था, 8155 एक टाइमर था। टाइमर बोल सकते हैं या फिर आप मेमोरी चिप बोल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि इसमें टाइमर भी है, मेमोरी चिप भी है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे क्या बोलना चाहते हैं। एक पेरिफेरल आईसी है जिसके द्वारा हम पोर्ट से कहीं इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़े स्टडी किए थे, उसके चीज़ों को स्टडी किए थे कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है बेसिक। अब उनके हम लोग उसका चिप इनेबल लॉजिक और पोर्ट एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, और कंट्रोल वर्ड के बारे में जानेंगे कि क्या क्या कंट्रोल वर्ड उसका काम करता है, उसके टाइमर के बारे में जानेंगे, उसके मोड को समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। पहले देखिए कि इसका क्या क्या काम है, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। चिप इनेबल लॉजिक सबसे जरूरी है कि इसको चिप को इनेबल करें। और फिर एडी नॉट से एडी टू तक रजिस्टर और इनपुट आउटपुट पोर्ट, मतलब दो चीज है, मतलब एड्रेस बस की जो एडी नॉट है एडी टू तक, इनके द्वारा हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसके द्वारा हम पोर्ट का सिलेक्शन करते हैं कि किस पोर्ट पे हमें क्या करना है। मेमोरी को सेलेक्ट करते हैं। जो हमारे पास पिन था, अभी हम लोग आपको दिखाए थे कि जो ये हमारे पास पिन है एडी नॉट टू एडी 7, इसमें के एडी नॉट से लेके एडी 2 तक 3 बीट से हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट का सिलेक्शन करते हैं, टाइमर का सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल वर्ड बनाते हैं। जब कंट्रोल वर्ड बनाते हैं तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एडी नॉट और एडी 2 से लेके। ठीक है, और उस आधार पे हम रजिस्टर बनाते हैं, कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर बनाते हैं, मतलब इनेबलिंग करते हैं एक प्रकार से। जैसे हम लोग उधर बनाते थे ना, इनेबल करने के लिए कॉम्बिनेशन लेते थे, इस कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन पे क्या होगा, तो वही चीज इससे करते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि किस पोर्ट पे ये एक्सेस होगा। ठीक है ना भाई, हर कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग एक्सेस होनी चाहिए ना, तो ये सब चीज चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखिए हम अभी बोले कि ये डी नॉट से लेके ये डी 2 तक हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का काम करते हैं। वर्क फंक्शन बोल सकते हैं आप लोग कि वर्क फंक्शनिंग करते हैं कि किस किस कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या काम होगा। तो लीजिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले ए नॉट, A2 ले लेते हैं, A2 A1 और A0। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 0 0 रहती है, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, कंट्रोल रजिस्टर का काम करता है। ठीक है, कंट्रोल वर्ड का काम करता है, कंट्रोल या स्टेटस रजिस्टर। इट मीन्स अभी इसके आगे पढ़ना है कि कंट्रोलिंग कैसे होती है। ये देखिए जब इसकी वैल्यू 0 0 होगी, A2 और A1 और A0, मतलब AD0 AD1 और AD2 पे जब वैल्यू 0 0 हम दे देंगे उसके पिन पे, 8155 का जो टाइमर है उसके पिन पे जब हम A0 A1 और A2 पे जब 0 0 वैल्यू दे देंगे तो ये कंट्रोल का काम करेगा, कंट्रोल वर्ड का काम करेगा। और उस कंट्रोल वर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोई प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग का मोड समझते हैं कि अब ये क्या करेगा इसके बाद। कंट्रोल वर्ड है ना, तो उस कंट्रोल वर्ड के द्वारा ये क्या काम करेगा। ठीक है, उस चीजों को हम लोग समझते हैं। ओके, अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि उसके बाद से इसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए 0 0 1। 0 0 1 जब देंगे तो ये पोर्ट ए जो भी मतलब है, ये पोर्ट ए की तरह बिहेव करेगा। 0 0 1 देने पर कोई भी हम लोग काम करेंगे तो वो पोर्ट ए से कनेक्टेड डिवाइस के लिए ये कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि 0 0 जब 1 देंगे तो ये पोर्ट ए के लिए डिवाइस सेलेक्ट हुई है। ठीक है, 0 0 1 देंगे, 0 1 0 देंगे तो ये पोर्ट बी के लिए डिवाइस कनेक्ट है। ठीक है ना, पोर्ट बी के लिए है। इसी प्रकार 0 1 1 देंगे तो पोर्ट सी के लिए है, पोर्ट सी के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार 1 0 0 देंगे तो ये टाइमर के यूएसबी पोर्ट के लिए, नहीं एलएसबी पोर्ट के लिए है। ठीक है, एलएसबी टाइमर आपका 14 बीट का है ना, 14 बीट का टाइमर है, तो ये इसके एलएसबी पार्ट के लिए। ठीक है, एलएसबी पार्ट के लिए मतलब 7 बीट ऊपर नीचे वाले को सेलेक्ट करेगा, लो सिग्निफिकेंट बीट को सेलेक्ट करके उस पर काम करेगा। और अगर हम 1 0 1 देंगे तो ये टाइमर का यूएसबी पार्ट के लिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोग 2 बार 3 बार जब नोट्स बनाएंगे लिखेंगे तो ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बहुत वो टफ काम नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें टाइमर सेक्शन में 2 8 बीट के रजिस्टर होते हैं। ठीक है, इसमें 14 बीट टोटल होते हैं और इसमें टाइमर सेक्शन में 2 8 बीट के रजिस्टर होते हैं जो कंट्रोल रजिस्टर स्टेटस रजिस्टर बोले जाते हैं। उन्हीं कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर से हम लोग कोई काम करते हैं। तो देखिए अभी इसमें 14 बिट काउंटर के द्वारा ही मोड को निर्धारित किया जाता है कि हमारा 8155 जो है वो किस मोड में काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइमर के बारे में भी, इसका टाइमर वाले पार्ट के बारे में भी कुछ देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि इसमें हम लोग टाइमर को सेट करते हैं। ओके, टाइमर को हम लोग सेट कर लें।
सेट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि टाइमर कितने बिट का होता है, जो हमारे पास टाइमर है वो 14 बिट का डाउन काउंटर है, काउंटर, ठीक है, डाउन काउंटर है। इसमें से 2 बिट को हम निकाल लेते हैं, जो एमएसबी के 2 बिट हैं। इट मीन्स जो T0 से टी तेरे तक है, मतलब 16 बिट का है ना, ये टोटल तो टाइमर 16 बिट का है, लेकिन जो हमारे पास 14 बिट है वो डाउन काउंटर की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स डाउन काउंटर की तरह। वैसे तो टाइमर हमारा 16 बिट का है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में शायद नहीं बोले होंगे, लेकिन वो है 16 बिट का। तो इसमें कि हम 14 बिट का जो यूज करेंगे वो बेसिकली हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, डाउन काउंटर के लिए। और 2 बिट से हम लोग क्या बनाएंगे, मोड बनाएंगे कि किस मोड में हमारा कौन सा कार्य होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 2 अपर मोड है, मतलब 15 वाला और 16 वाला, तो 15 ये 14 बिट होगा, तो 14 बिट कितने का होगा, T0 टू T13 तक, ठीक है। और उसके बाद से M14 एंड M15, इन दोनों से हम लोग क्या यूज करेंगे, इन दोनों से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों से हम लोग अपना मोडिंग का काम करेंगे। ओके, मोडिंग का काम देखिए, ऐसे इसको भी आप लोग कर लीजिए, इसको भी 8 बिट का बना लीजिए आप लोग। ओके, 8 बिट का बन गया। अब देखिए मोडिंग के काम के लिए हमारा ये 2 बिट यूज किए गए हैं, M14 और M15। तो इसको हम अब M14 और M15 से डिनोट न करके M1 एंड M2 से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि ये मोड को सेलेक्ट करने के लिए काम करेंगे। और बाकी जो 14 बिट हैं उससे हम अपना डाउन काउंटर बनाएंगे। ओके, टाइमर के लिए, टाइमर फंक्शन के लिए। अब देखिए टाइमर का फंक्शन में बता ही दिया आपका क्या है। टाइमर एक प्रकार का डाउन काउंटर है, ये डाउन काउंटर का की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 स्टेप नीचे आना है, 1 स्टेप नीचे आना है, तो बार बार नीचे होते आएगा। अभी देखिए हम टाइमर के बारे में भी बताएंगे, स्टेटर रजिस्टर के बारे में भी बताएंगे, कंट्रोल वर्ड अभी बाकी है, उसके बारे में भी बताना है कि कंट्रोल वर्ड को क्या क्या काम है, कैसे कैसे कंट्रोल वर्ड क्या काम करता है, ठीक है, और उनके ऑपरेशन क्या है, ठीक है। बस इसमें टेबल ही आपको याद करना है, मेनली ढेर अधिक से अधिक। तो ये हम ले लेते हैं T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, ठीक है। ये इतना हो गया, T8, T9, T10, T11, T12, T13, फिर M2, M1, ठीक है। ये हमारे अब काउंटर, ये हमारे अब टाइमर भी मतलब पूरा हो गया कि टाइमर कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। टाइमर के बारे में भी बात हो गई। अब देखिए इस M2 और M1 के कॉम्बिनेशन पे मोड डिपेंडेंसी होती है कि M2 और M1 की वैल्यू पे हम लोग मोड अपना सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मोड है, कौन सा मोड है, ठीक है। अब उस मोड की भी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारे पास M2 है, M1 है, इसके 0-0 कॉम्बिनेशन पे, 0-1 कॉम्बिनेशन, 1-0 कॉम्बिनेशन, 1-1 कॉम्बिनेशन पे ये कौन सा मोड है, मोड 0, ठीक है। ये मोड 1, ये मोड 2, ये मोड 3, ठीक है। तो ये मोड इसके हो गए, मतलब मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3, ठीक है ना। अब इस पे आपके 4 मोड, इसको टाइमर को ऑपरेट करने के लिए 4 मोड हो गए। मतलब ये अब काउंटिंग 4 मोड से होगी। एक तरह से ये समझिए कि जो डाउन काउंटिंग है वो 4 मोड से होगी, 14 बिट की। इट मीन्स 14 बिट की जो डाउन काउंटिंग होगी 4 मोड की होगी। अब इस मोड के बारे में भी हम थोड़े अध्ययन कर ले रहे हैं कि इस मोड का क्या काम है। ओके, और उस फिर मोड की सहायता से हम लोग और चीजें समझ लेंगे, ठीक है ना। M2 और M1 के द्वारा ये सब चीज कंट्रोल किया जाता है टाइमर को बेसिकली। और ये जो हमारे पास कंट्रोल वर्ड का रजिस्टर है वो अलग है, ठीक है ना। अभी हमको आपको इसमें दिया गया है कि टाइमर सेक्शन में 2 8 बिट के रजिस्टर होते हैं, बट ये टाइमर के लिए बस काम कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल वर्ड जो रजिस्टर है ये दूसरे के लिए काम किए जाते हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से हम लोग बीट को सेलेक्ट करते हैं, पोर्ट को सेलेक्ट करते हैं कि किस कंट्रोल से कौन सा पोर्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। और उसमें कंट्रोल वर्ड क्या डालना पड़ेगा, ठीक है, और उनकी क्या क्या मतलब और भी सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, उसके बाद से हम अपना काम करेंगे। ओके, ठीक है। तो आइए अब हम लोग मोड के बारे में जान लें। मोड 0 देखिए क्या है। मोड 0 में टाइमर की जो आउटपुट होती है वर्गाकार होती है, ठीक है। टाइमर की आउटपुट कैसा होती है, स्क्वायर वेव, ठीक है। यहाँ स्क्वायर वेव नोट कर लेते हैं। जो टाइमर की आउटपुट होगी काउंटिंग करते समय वो स्क्वायर वेव होती है। इसको हम लोग बना लेते हैं, देखिए ऐसा कुछ होता है। ओके, नेक्स्ट मोड 1 में क्या होती है, ये भी स्क्वायर वेव होता है, मोड 2 में भी। लेकिन देखिए मोड 1 में स्क्वायर वेव जो होता है
और उसके आधे काउंट के लिए हाई रहता है। ये देखिए आधे काउंट के लिए ये पूरा काउंट हुआ, यहाँ तक पूरा काउंट हुआ, मतलब ये पूरा काउंट हुआ, तो ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में है ना। तो इसके आधे काउंट के लिए हाई और आधे काउंट जैसे n/2 और n/2 मोड जीरो में। ये मोड जीरो की बात हो रही है आपकी अभी, मोड जीरो में क्या होगा कि जो टाइमर की आउटपुट होगी वो काउंट करता जाएगा, वो क्या होगा स्क्वायर वेव के फॉर्म में होगा, और आधे काउंट के लिए ये हाई रहेगी और आधे काउंट के लिए लो रहेगी और स्क्वायर वेव के फॉर्म में रहेगी। अब हम लोग आते हैं मोड 1 की बात। इसमें भी आपका स्क्वायर वेव ही होता है। इस मोड में भी जो काउंट होते हैं वो स्क्वायर वेव होते हैं, लेकिन अंत में स्क्वायर वेव रहता है, पहले नहीं रहता है। ओके, मोड 1 में स्क्वायर वेव अंत में रहता है। इस मोड में काउंट जो होता है अंत में होता है, इनिशियल में नहीं होता है, ठीक है। और काउंटर अपने आप बंद हो जाता है, जब चाहे तब बंद हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, उसको लोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसकी जो होगा स्क्वायर वेव कुछ ऐसे होगा। ओके, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आधे काउंट के लिए स्क्वायर वेव रहेगा, नहीं। और काउंटर स्वतः बंद हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा काउंटिंग करता रहेगा, उसमें क्या है काउंटिंग करता रहता है। अब मोड 2 की बात करें, इस मोड में एक क्लॉक पल्स स्क्वायर वेव तो इसमें भी होती है, ये मोड 1 है, ठीक है। अब मोड 2 में देखिए स्क्वायर वेव तो होगा लेकिन एक क्लॉक पल्स मिलेगा, एक काउंट करने के बाद एक क्लॉक पल्स मिलेगा। जैसे ये स्क्वायर वेव के फॉर्म में है, जैसे ये काउंटिंग पूरा हो गई समझिए, ठीक है, स्क्वायर वेव के फॉर्म में ये क्लॉक पूरा करने के बाद एक पल्स मिलता है, पल्स मिलेगा। ये किस में है मोड 3 में। मोड 3 में क्या होता है, मोड 2 में सॉरी, ये मोड 1 था ना। मोड 2 में क्या होगा कि मतलब काउंटिंग करने के बाद लास्ट में एक काउंट अगर समाप्त हो गया, इट मीन्स 1 काउंट अगर समाप्त हो गया तो उसके बाद एक पल्स मिलेगा, तो ये मोड 2 का काम कर रहा है। मोड 3 में क्या होता है, प्रत्येक काउंट के बाद, ये पहले काउंट के बाद सिर्फ, उसमें प्रत्येक काउंट। मोड 2 में क्या है, पहले काउंट के बाद सिर्फ पल्स मिलेगा, और मोड 3 में प्रत्येक काउंट के बाद एक पल्स मिलता है, ठीक है। इसमें भी स्क्वायर वेव ही होती है, कंटिन्यूअस होती है, और फिर ऑटोमेटिक लोड भी हो जाती है। तो इन सभी का क्या क्या यूजेज है आपको पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ। इन सभी का हम लोग यूजेज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन जनरेटर बनाना है, ठीक है, या फिर आपको रैंप जनरेटर बनाना है, तो इन सब चीज़ों ये सब स्क्वायर वेव से हम बना सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ फंक्शन ऐसा बनाना है जिसमें पल्स भी हो, तो देखिए इसीलिए 8085 की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जब हम उसको ऑटोमेटिक करते हैं तो इन्हीं डिवाइसों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग करते हैं, डीमॉड्यूलेटिंग करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं, सिग्नल को जो एम्पलीफिकेशन है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, इन्हीं सब डिवाइसों का। तो देखिए जो आउटपुट मिला है टाइमर का, ये कभी इसका हाफ काउंट के लिए मतलब स्क्वायर में मिल रहा है, कभी पर ये है कि ये ऑटोमेटिक जुड़ जा रहा है मोड 1 में। मोड 2 में क्या है कि पहले काउंट के बाद पल्स मिलेगा, उसके बाद स्क्वायर वेव रहेगा। मोड 3 में क्या है कि प्रत्येक काउंट के बाद एक पल्स मिलेगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये सब चीजें मोड 3 का भी बना देते हैं कि प्रत्येक मान लीजिए एक काउंट पूरा हुआ, फिर ये पतला सा ये, फिर उसके बाद सेकेंड काउंट, फिर पतला सा पल्स, इसी प्रकार मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये 1 काउंट 2 काउंट, ठीक है, काउंट 2 काउंट 1, ठीक है, इसके प्रत्येक काउंट के बाद एक पल्सेस मिलता है इसमें मोड 3 में। तो ये आपका मोड 3 हो गया। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे मोड के बारे में, इसका मोड का क्या था। अब हम लोग कंट्रोल की बात करते हैं, कंट्रोल वर्ड की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट को टाइमर की तरह बिहेव कराने के लिए या फिर और किसी की तरह बिहेव कराने के लिए इसमें कंट्रोल वर्ड होता है, और उस कंट्रोल वर्ड को क्या हम करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर में। अभी बताए हैं ना, ये कंट्रोल और स्टेटस रजिस्टर है। इस 0-0 कॉम्बिनेशन पे एक कंट्रोल 8 बिट का एक कंट्रोल रजिस्टर फॉर्म होगा। बताए थे ना आपको कि 0-0 कॉम्बिनेशन के लिए एक कंट्रोल रजिस्टर फॉर्म होगा। 0-0-0 A2 और A1 और A0 की वैल्यू को 0-0 करने पर कंट्रोल रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर फॉर्म होगा। उसमें 8 बिट डेटा रहेंगे और उसी के अनुसार हम अपने टाइमर का मोड भी ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारा टाइमर काउंट करेगा या फिर पोर्ट पे कोई चीज को डिस्प्ले कराएगा या पोर्ट से कोई डेटा लेगा माइक्रो प्रोसेसर में, इन सभी का कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं कंट्रोल रजिस्टर के बारे में। कंट्रोल रजिस्टर क्या है, कंट्रोल रजिस्टर में एक कंट्रोल वर्ड बिट पैटर्न डाल दिया जाता है। कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड बिट पैटर्न डाल देंगे और उस बिट पैटर्न के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल बिट पैटर्न डालने के बाद वो एक प्रकार की मतलब
फंक्शनिंग का काम करने लगेगा कि हम इस पे इस कॉम्बिनेशन पे क्या करें, इस कॉम्बिनेशन पे क्या करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसका क्या क्या मतलब वर्किंग है। आप लोग देखिए, ये हमारे पास एक कंट्रोल रजिस्टर है। ओके, तो इसमें कंट्रोल रजिस्टर बोले या कंट्रोल वर्ड बोले तो ये भी 8 बीट का होगा ना, बताए थे आप लोगों को। ओके, ये D7 है और ये D0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या बेसिकली होता है। कंट्रोल वर्ड को, बिट को, पैटर्न को हम 0 या 1 सेट करके प्रदर्शित करते हैं, और इसको 0 1 सेट करने पर क्या क्या ऑपरेशन होंगे उन सभी चीजों को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, जैसे इसको कंट्रोल वर्ड में जो कंट्रोल रजिस्टर है उसमें कंट्रोल वर्ड है। ठीक है, उस वर्ड को हम सेट करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें 0 या 1 पुट करेंगे, इसमें 0 या 1 पुट करेंगे, 0 1 0 1 0 1 सभी में पुट करेंगे, और उसके अनुसार हम उसकी मतलब देखेंगे, डिफाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे, फंक्शनैलिटीज देखेंगे कि अब क्या वो फंक्शन करेगा। ओके, तो अब आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि D6 और D7, D6 और D7 का काम क्या है, ये बेसिकली टाइमर के लिए है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेंगे, D6 और D7 टाइमर के लिए काम करेंगे। ओके, D6 और D7 जो है वो टाइमर के लिए काम करेंगे, मतलब D6 और D7 पे हमारा टाइमर काम करेगा कि नहीं करेगा, इनको 1 और 0 को कॉम्बिनेशन रखने पे अलग अलग टेबल प्राप्त होंगी, और उससे हमारा टाइमर से रिलेटेड वो टेबल होगा। D6 अगर कंट्रोल रजिस्टर में हमारे पास 8 बीट का कंट्रोल वर्ड है, तो उस वर्ड में D6 और D7 वाले बीट को 0 और 1 करने पर वो टाइमर को डिफाइन करेगा कि टाइमर किस मतलब टाइमर का क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो इसी डिफिनीशन से जाके ये मोड वाला सेलेक्ट होगा कि कौन सा मोड में हमारा टाइमर काम करेगा। इस डिफिनीशन से मतलब इन दोनों को 0 और 1 पुट करके हम टाइमर को यूज करेंगे। ओके, अब उसके बाद से हम D3 और D2 की सहायता से पोर्ट C को मतलब काम कराएंगे। D3 और D2 से हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट C का काम कराएंगे कि ये पोर्ट C की तरह बिहेव कब करेगा। D3 और D2 को जब हम कोई वैल्यू देंगे तो उसके विभिन्न संयोजन पे पोर्ट C को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि पोर्ट C में 6 पोर्ट है, मतलब 6 लाइनें हैं, 6 सब पोर्ट है। जैसे पोर्ट C में कितने हैं, 6 लाइन है ना आउटपुट का, तो D3 और D2 के कॉम्बिनेशन से 6 बारी सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, पोर्ट C का। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास हो गया D4 और D5 से हम क्या करेंगे, इंटरनल फ्लिप फ्लॉप को सेट करेंगे। D4 और D5 से इंटरनल फ्लिप फ्लॉप, जो इसके अंदर इंटरनल फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग सेट कर देंगे, रीसेट या डिजेबल कर देंगे। इसको हम इंटरप्ट मोड भी बोलते हैं, इसको इंटरप्टिंग मोड भी बोलते हैं। ओके, तो ये सभी इसके, और D0 और D1 पोर्ट ए के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, D0 और D1 ये किसके लिए है, पोर्ट ए के लिए है। पोर्ट ए के लिए क्या है, D0 और D1 है। ठीक है, पोर्ट बी के लिए भी यही है। ठीक है, पोर्ट बी के लिए भी यही है। ये D0 और D1 से हम पोर्ट बी को भी सिलेक्ट करते हैं, और D0 और D1 से हम पोर्ट बी को भी सिलेक्ट करते हैं। पोर्ट सी के लिए 3 और 2 है, 2 और 3 है। और इंटरप्ट मोड के लिए, जैसे इसको भी तो इंटरप्ट कोई करेगा, ऐसा तो है नहीं सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट किया जाएगा। इस 8155 जो पेरिफेरल आईसी है इसको भी कोई इंटरप्ट करेगा, इसको में इससे भी कोई डेटा मतलब काम कराना चाहेगा कुछ अपना, तो उसके लिए हमारे पास ये है D4 एंड D5 वाला बीट। इसकी सहायता से हम इंटरप्ट का काम करेंगे कि इंटरप्ट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सब चीजों को हम लोग करेंगे। ओके, उसके बाद से D6 और D7 हमारे टाइमर को सेलेक्ट करेंगे कि टाइमर क्या करेगा। ठीक है, इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया पार्ट 2 8155 टाइमर का। अब हम लोग देखिए टाइमर का थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि टाइमर कैसे बिहेव करेगा। हमारे पास जो टाइमर है वो कैसे कैसे बिहेव करेगा इसके D6 और D7 के कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो अगर हम लोग देख लें इन सब चीज़ों को तो बेटर होगा, और बाकी चीज़ तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है, इतना बहुत है आप लोगों के सिलेबस में, और ये आईसी इतना बहुत है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत हो गया। ये 1 डिवाइस के लिए मतलब 1 लेक्चर सफिशिएंट, 2 लेक्चर सफिशिएंट है 1 पेरिफेरल को हमें ट्रैक करने के लिए, बहुत है। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इसका और क्या क्या वर्क फंक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम D7 ले लें, D6 ले लें, तो ये बेसिकली किसके लिए है,
टाइमर के लिए हैं। इनके कॉम्बिनेशन पे हमारा टाइमर सेलेक्ट होगा, क्या क्या करेगा, 0 0 पे, 0 1 पे, 1 0 पे, 1 1 पे। 0 0 पे देखिए टाइमर हमारा NOP हो जाएगा, नो ऑपरेशन का काम करेगा। आप लोग भी जानते हैं कि इसमें भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर में नो ऑपरेशन का एक फंक्शन होता है, HLT भी होता है, एक इंस्ट्रक्शन भी होता है नो ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये नो ऑपरेशन का काम करेगा, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं होगा। 0 0 अगर हम कंट्रोल वर्ड जो हमारे पास है, अगर कंट्रोल वर्ड है, जो कंट्रोल रजिस्टर है, उसमें अगर कोई हम कंट्रोल वर्ड में अगर कोई ऐसे डेटा ले रहे हैं, D6 और D0 की वैल्यू 0 0 है, तो ये टाइमर का ऑपरेशन नहीं रहेगा, मतलब टाइमर ऑपरेट ही नहीं होगा। हमारा पोर्ट हो सकता है एड्रेस हो, या फिर मतलब पोर्ट का मतलब एड्रेसिंग हो, पोर्ट का मतलब एक्सेस हो, या फिर हमारा मेमोरी का एक्सेस हो, टाइमर का एक्सेस वहाँ नहीं होगा। ओके, अब हम लोग 0 1 कॉम्बिनेशन पर देखते हैं क्या होता है। 0 1 कॉम्बिनेशन पे स्टॉप का प्रोसेस है, इट मीन्स टाइमर काउंट कर रहा है तो स्टॉप हो जाएगा। अगर हम D6 और D7 वाले कॉम्बिनेशन को 0 1 दे रहे हैं तो क्या है, अगर मान लीजिए टाइमर काउंट कर रहा है अपना किसी भी मोड में, मोड 0 में, मोड 1 में, मोड 2 में, तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। 1 0 वाले में वो तुरंत वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए दो चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जब 0 0 देंगे तो नो ऑपरेशन का काम करेगा, 0 1 दिए तो टाइमर जहां भी काउंट किया रहेगा वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, जैसे हम 1 0 दे देंगे तो अब क्या करेगा वो, हमारे पास सिंपली से वर्ड है कि 1 0 देने पर तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तुरंत स्टॉप ना होके आफ्टर काउंट के बाद स्टॉप होगा, जो मतलब उसकी करंट साइकिल काउंट कर रहा है उसको पूरा करके स्टॉप होगा, ये भी स्टॉप ही होगा। तो हम लिख देते हैं स्टॉप आफ्टर TC। TC मीन्स काउंटर जो हो जाएगा बंद हो जाएगा काउंटिंग करने के बाद। ऐसा नहीं है कि काउंटिंग को छोड़ के बंद हो जाए, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वो काउंटिंग कर रहा है, जैसे मान लीजिए टाइमर काउंटिंग करते करते 14 से आ रहा है, काउंटिंग करते करते और 10 तक पहुंचा है, और ये तभी हमारा इस कंट्रोल वर्ड में 1 0 वैल्यू आ गया, तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, तुरंत नहीं स्टॉप होगा, वो पूरा काउंटिंग कर लेगा तब जाके स्टॉप हो जाएगा। आपके जबकि हमारे काउंटर की बिहेवियर होती है मोड 1 में कि वो एक बार काउंटिंग करके फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है, उसको रोकना नहीं पड़ता है। मोड 2 में मतलब रुकता नहीं है, वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है, इसको स्टॉप करने के लिए, टाइम काउंटिंग को पूरा करके स्टॉप करने के लिए। और ये 1 1 कॉम्बिनेशन है काउंटर को स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारा काउंटर स्टॉप हो चुका है, अगर हमारा जो काउंटर है वो स्टॉप हो चुका है तो फिर हमें उसे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा ना, किसी फंक्शन को करने के लिए। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट के लिए यूज़ किया जाता है 1 1 जो है कमांड। अगर हम इसको 1 1 देंगे D6 और D7 को, तो ये फिर से काउंटर जो स्टॉप हो गया है वो स्टार्ट हो जाएगा और नई काउंटिंग से स्टार्ट होगा। वहीं से नहीं स्टार्ट होगा जहाँ से स्टॉप हुआ है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि स्टॉप हुआ है 7 वाले नंबर पे, तो वहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, फिर से शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, 14 से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे बेसिकली मतलब ये स्पोर्ट का क्या क्या काम है, और इससे हम लोग क्या बेसिकली कर सकते हैं। देखिए इस 8155 के द्वारा बेसिकली हमारा ये क्या है, मेमोरी चिप की तरह है। इससे इनपुट आउटपुट डिवाइस जोड़ सकते हैं, कोई डेटा को रख सकते हैं, काउंटिंग करा सकते हैं। इसको हम लोग एज ए मतलब अपनी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के एनालाइजिंग में और टेस्टिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैब में है, आपको स्क्वायर वेव बनाना है, ठीक है, स्क्वायर वेव को टेस्ट करना है, उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करना है, ठीक है, अप्लाई करके, तो हम इससे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये क्या इंटरफेसिंग IC की टाइप है। तो ये सब चीज़ें आप, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।